नमस्कार प्यारे भैया बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक तथा प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली के सवालों को शुरू करने से पहले अपन इसके बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, जिससे अपने को ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले, जैसा इस अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो चर होता क्या है। ठीक है, तो आपने जब समीकरण देखी होगी तो उसमें ये अल्फ़ाबेट देखे होंगे, किसी में एक्स देखा होगा, किसी में वाई देखा होगा, जेड देखा होगा, टी रहता है या ए रहता है, बी रहता है। तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ए से लगाकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट किसी समीकरण में रहेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, नंबर 1। अगली बात आती है अचर। अब चर और अचर में क्या अंतर है, तो चर तो हो गए वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, अब अचर क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे वो प्लस की हो, प्लस का 1 हो, माइनस का 1 हो, 2 हो, अंडर रूट का 3 हो, है ना, या फिर 1/2 हो, ये जितनी भी संख्याएं रहेगी समीकरण में वो क्या होगी, अपनी अचर रहेगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब एक चर वाले मतलब इसमें जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है 3x + 4 = 0। तो ये एक समीकरण है, इसमें केवल एक ही चर है और वो चर कौन सा है, x। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। तो अगला बिंदु अपन समझेंगे रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जिस समीकरण की अधिकतम घात, यहाँ लिख देते हैं, जिसकी अधिकतम घात, रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, एक घात वाला जो समीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर इसी उदाहरण से समझते हैं 3x + 4 = 0। ठीक है, तो इसमें चर x है, तो इसके ऊपर कुछ भी घात नहीं, मतलब क्या है, 1। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब रैखिक समीकरण जो होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो व्यापक समीकरण कहलाते हैं। अब व्यापक समीकरण क्या होता है तो अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ax + b = 0। ठीक है, अब यहाँ a और b जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, अचर रहते हैं। a और b क्या रहेंगे, अचर रहेंगे। और इसमें आपको पता चल ही गया है कि एक ही चर होगा, तो ये x जो रहेगा, ये x के स्थान पर और भी कुछ हो सकता है, t हो सकता है ना, y हो सकता है, z हो सकता है, ये आपका चर रहेगा। ठीक है, अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि इधर बराबर में 0 हो। ठीक है, एक दूसरा समीकरण देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2x - 3 = 7। ठीक है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर एक ही x है और दो अचर है, ये सब दोनों अचर है, और इधर बराबर के इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने को इसके लिए एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी, उसको यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने को दो पक्ष रहते हैं समीकरण में, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। जैसे इसमें भी दो पक्ष है, एक ये यहाँ 3x + 4, ये एक पक्ष हो गया LHS है, दायां पक्ष, बायां पक्ष सॉरी, और इधर वाला जो 0 है ये क्या है, दायां पक्ष, RHS है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण में दो पक्ष रहेंगे, तो समीकरण में दो पक्ष रहेंगे LHS और RHS। तो LHS में यदि कोई चिन्ह प्लस का रहता है और उसको पक्षांतरण करके RHS में यदि भेजा जाता है तो वो चिन्ह क्या ही का हो जाता है, बदल जाता है। यदि प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस का चिन्ह है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यदि गुणा का चिन्ह है और बराबर के उधर LHS में गुणा का है और RHS में पक्षांतरण करेंगे तो वो कायम चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, और यदि भाग में है और उधर भेजेंगे तो वो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अपने को ये जानकारी
रखना है, इसका उपयोग अपन इस प्रश्नावली के अंदर करने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब अपन बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के सवालों की तरफ। चलिए, इसका पहला सवाल है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और समीकरण हमें दे रखा है पहले नंबर का x-2 बराबर 7। ठीक है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो अपने को सवाल दिया है उसको ऐसा कैसा उतार लेंगे। तो ये सवाल अपना क्या है, x-2 बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस का 2 है तो इसको बराबर के उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो अभी अपनों ने देखा था कोई चिन्ह यदि माइनस का है और बराबर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 पहले से था इधर बराबर के उधर, ये माइनस का 2 है, इधर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आएगा बराबर से इधर, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याएं प्लस की, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का है। तो दोनों संख्याएं प्लस की है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में भी बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही है। दूसरा सवाल है y+3 बराबर 10। चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले सवाल उतार लेंगे एक बार, y+3 बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ से y के साथ में ये प्लस का 3 है, इसको इधर भेज देते, पक्षांतरण कर देंगे तो इधर बचेगा केवल y बराबर 10। पहले से इधर था, इसको यहीं रहने देते हैं। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर y बराबर, ये इसके आगे कोई चिन्ह मतलब प्लस का है तो प्लस के 10 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 7 बचेगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा y बराबर 7। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, ये वीडियो को रोककर आप करने का प्रयास करिए, बिल्कुल सरल है, आपसे हो जाएगा। यदि 2 सवाल समझ में आ गए तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखते हैं, 6 बराबर z+2। ठीक है, इसको हल करना है। तो यहाँ से यह संख्या इधर है तो संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर 6 पहले से था, इसको यहीं रहने देते हैं। इधर से देख रहे हैं कि प्लस का 2 है, प्लस का 2 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, है ना। और इधर क्या बचा है, केवल z बचा है। तो ये प्लस का 6 है, इसमें से माइनस का 2 घटाना है तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। तो ये प्लस का 4 बराबर z, और अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं z बराबर 4। तो यहाँ से z का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो z बराबर 4 ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर भी यही आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये बटे वाला सवाल है पर बहुत ही सरल है ये भी। चलिए कर लेते हैं इसको। 3/7 धन x बराबर 17/7। ठीक है, सबसे पहले अपना काम जो है वो कर लेते हैं, सवाल को उतारना ऐसा कैसा। परीक्षा में भी आपको ऐसा ही करना है जो मैं बता रहा हूँ, पहले सवाल को उतारना है उसके बाद हल करना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो इधर अपने को केवल x का मान निकालना है, तो x को इधर रखेंगे। ये 3/7 वाली जो संख्या है ये प्लस की है, इसको इधर भेज देते हैं 17/7 के साथ, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इधर क्या बचा, केवल x बचा। 17/7 पहले से इधर था, इसको ऐसा कैसा रखा। इधर से 3/7 ये प्लस का था, बराबर की इधर पक्षांतरण किया तो ये माइनस का हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे इम्प्लाइज दैट x बराबर, यहाँ दोनों के हर में 7 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। तो 17 ऐसा कैसा आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ये माइनस का 3 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे सरल इधर कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट x बराबर, ये प्लस के 17 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 14 बचेगा, और बटे में कितना है 7, ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 2/1। तो 2 के बटे में 1 मतलब कोई मतलब नहीं है उसका 1 का, तो x बराबर 2 ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ।
सवाल नंबर 5 बहुत ही सरल है। 6x बराबर 12, ठीक है, 6x बराबर 12, इसको अपने को हल करना है। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो x को यहीं रखते हैं, 12 इधर पहले से था, इसको भी यहीं रखते हैं। अब यहाँ से 6 के x के साथ में ये 6 जो है ये गुणा में, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो गुणा वाली संख्या को यदि बराबर के इधर भेजते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो ये 6 कहाँ जाएगा, 12 के बटे में आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर बचा केवल 2। तो x बराबर 2 इसका सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सवाल। चलिए, मज़ा आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में अपने को समीकरण दे रखा है t/5 बराबर 10। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो अपने को सवाल उतारना है, t/5 बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर चर क्या है, t है। तो पूरे अल्फ़ाबेट में कोई भी चर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल एक सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर t को इधर रखेंगे और t के बटे में ये 5 है, मतलब भाग में है ये 5, तो इसको बराबर के उधर भेजेंगे। तो ये 10 पहले से इधर था, तो भाग वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं तो वो कहाँ जाती है, गुणा में चली जाती है। तो ये 5 भाग में था, इसको इधर भेजा तो ये कहाँ आ गया, गुणा में आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, t बराबर 10 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 50। तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, t बराबर 50, ठीक है। तो t बराबर 50 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7, 2x बटे 3 बराबर 18, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप स्वयं करके देखिए, यदि नहीं बने तो फिर वीडियो को आगे चालू करके देख ले कि उसमें कहाँ गलती आपसे हो रही है, ठीक है। सारे ही एक जैसे सवाल है तो आपसे बन जाएंगे, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। तो सवाल नंबर 7 अपने ने उतार लिया है, 2x बटे 3 बराबर 18, ठीक है। यहाँ पर x का मान निकालना, तो x के साथ में ये 2x है तो इसको यहीं रखते हैं बराबर। ये 3 जो है ये भाग में है, बराबर के इधर पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ चला जाएगा ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाग वाली संख्या का जब पक्षांतरण करते हैं तो वो गुणा में चली जाती है, ठीक है। तो ये 18 गुणित 3 हो जाएगा। अभी अपने को गुणा नहीं करना है, अभी अपने को x का मान निकालना है। तो x के साथ में ये 2 जो है ये गुणा में है, तो इसको भी इधर ले आते हैं। तो 18 गुणित 3 पहले से इधर था, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब गुणा वाली संख्या का बराबर के इधर पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, तो 2 से 18 कट जाएगा, 2 नम 18। तो क्या बचा अपने पास, बचा x बराबर, ऊपर बचा 9 और इधर बचा 3। तो 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, और बटे में 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो x बराबर 27 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये भी दशमलव है लेकिन इतना कठिन नहीं है। अभी आपको हो सकता है कि कठिन लगे ये, तो चलिए सवाल उतार लेते हैं पहले। 1.6 बराबर y बटे 1.5, ठीक है। अब यहाँ से संख्या को एक तरफ कर लेंगे और चर को एक तरफ कर लेंगे। तो ये इधर y है तो y को इधर ही रहने देते हैं, संख्या को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि y के बटे में 1.5 है, तो बटे वाली संख्या को जब बराबर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.6 पहले से इधर था, ये बटे वाली संख्या इधर आएगी तो ये गुणा में आ जाएगी। तो 1.6 गुणित 1.5 बराबर, इधर क्या बचा, केवल y बचा। आप चाहो तो इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 1.6 गुणित 1.5, ठीक है। बात वही है, बराबर है। चलिए अब आगे इसको कैसे सरल करना है, तो सबसे पहले तो आप भूल जाओ कि इसमें दशमलव लगा है। तो क्या संख्या है, इसको इधर समझ लेते हैं, 16, और ये क्या है 15। तो 16 में 15 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 16 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 240, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था और एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव था। तो अपना जो आंसर आया है उसमें अपन एक और एक 2 अंक,
तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.40। तो इसको सरल करने पर अपना मान जो आया वो कितना आ जाएगा y बराबर 2.40। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर अपना 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में अपने को समीकरण दे रखा है 7x - 9 बराबर 16। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल उतार लेंगे 7x - 9 बराबर 16। ठीक है, यहाँ से एक्स चर वाले जो पद है 7x इसको यहीं रहने देते हैं, ये माइनस का 9 है उसका पक्षांतरण इधर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7x बराबर 16 पहले से इधर था बराबर के लिए इधर, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। माइनस का 9 इधर आएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7x ऐसा ही रहने देते हैं और 16 और 9 कितना होता है तो 16 और 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25। ठीक है, अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है तो x के साथ में ये जो 7 है गुणा में, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो 25 पहले से था तो गुणा वाली संख्या को बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी वो संख्या भाग में चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये 7 जो गुणा में था वो कहाँ आ जाएगा 25 के बटे में आ जाएगा। तो इस समीकरण का आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 25/7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। बिल्कुल अभी जो सवाल अपनों ने किया है सवाल नंबर 9 के जैसा ही है ये 14y - 8 बराबर 13। ठीक है, तो ये 14y है, इसको y वाले पद को इधर ही रहने देते हैं पहले, तो ये 14y यहीं रखेंगे। अब ये माइनस का 8 है इसका पक्षांतरण इधर कर देंगे तो बराबर के इधर पहले से 13 था, ये माइनस का 8 उठकर इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा ये 14y ऐसा ही। अब ये दोनों संख्याएं प्लस की है तो दोनों जुड़ जाएगी तो 13 और 8 कितना होता है 13 और 8 होता है 21। ठीक है, अब यहाँ से अपने को y का मान निकालना है तो y को यहीं रखेंगे, इसके साथ ये जो 14 है गुणा में है। ठीक है, तो ये 21 पहले से यहाँ था, ये 14 गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आया 21/14। ये संख्या किसी संख्या से कट जाएगी तो 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 तिया 21 और 7 दूना 14। तो यहाँ से y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा y बराबर 3/2। ठीक है, तो ये y बराबर 3/2 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 में अपनों को समीकरण दे रखी है 17 धन 6p बराबर 9। ठीक है, तो इसको भी सरल कर लेते हैं अपन, 17 प्लस 6p बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर चर में अपने को p वाला पद दे रखा है तो इस 6p को यहीं रखते हैं, बाकी जो संख्या है उनको बराबर के उधर भेज देंगे तो बराबर के इधर पहले से 9 है इसको यहीं रहने देते हैं। अब ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब ये प्लस का है तो प्लस का 17 इधर आएगा तो ये इकाई का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6p बराबर माइनस के 17 में से प्लस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, माइनस के 17 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। अब अपने को यहाँ पर चर p है तो p का मान निकालना है तो p को यहाँ रखते हैं बराबर -8 पहले से इधर है। अब p के साथ में गुणा में 6 है तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा ये 6 बटे में चला जाएगा। तो p बराबर आपका मान कितना आया -8/6। अब ये मान किसी संख्या से कट जाएगा तो 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, तो ये p बराबर कितना आया ऊपर बचा -4 और नीचे कितना बचा 3 बचा तो p बराबर -4/3 हमारा समीकरण नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल प्रश्न क्रमांक 12 और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है उसकी तरफ। चलिए समीकरण दे रखा है x/3 + 1 बराबर 7/15। तो सबसे पहले समीकरण उतार लेंगे
एक्स बटा 3 प्लस 1 बराबर 7/15। ठीक है, अब यहाँ x वाले पद को इधर ही रहने देते हैं, तो ये x/3 को इधर ही रहने देते हैं बराबर, ये प्लस का 1 है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे, तो 7/15 पहले से इधर था बराबर के इधर, इसको जो क्या त्यों ही रहने देते हैं। ये प्लस का 1 इधर आया बराबर के इधर, तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब ये बटे में है तो इसको भी चाहो तो आप इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। तो ये अपना समीकरण क्या आया, x/3 बराबर, यहाँ 15 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेना आपको आता ही है, 15 आ जाएगा। तो 15 में 15 का भाग देंगे तो 1, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे 1 से, तो 7 एकम 7। अब यहाँ 15 में 1 का भाग देंगे तो 15, तो 15 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, x/3 बराबर माइनस के 15 में से प्लस का 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कितना बचा, माइनस का 8, और नीचे बटे में कितना है, 15। अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x ये बटे में 3 है, इसको अपन बराबर के उधर भेज देंगे, तो बटे वाली संख्या मतलब भाग वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं तो कहाँ चली जाती है वो संख्या, गुणा में चली जाती है। तो -8/15 पहले से था, और ये 3 जो भाग में था वो कहाँ आ गया, गुणा में चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये लिखा हुआ है -8 × 3/15, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो कटने पर क्या बचा, x बराबर ऊपर बचा माइनस का 8, तो ये लिख देंगे अपन माइनस का 8, और नीचे कितना बचा, 5। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, -8/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 2.1 पूरी समाप्त होती है। इस वीडियो में अपनों ने इस प्रश्नावली को कैसे हल किया जाएगा और इस अध्याय में अपने को क्या क्या बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन सारी चीज़ों को देखा, और इस प्रश्नावली 2.1 के जो 12 सवाल थे उन 12 ही सवाल को अपनों ने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो आप कर ही दोगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।